अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे उस बायोलॉजी की डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी आज कुछ देर पहले 1:30 पे 22 सितंबर को जो टेस्ट एंड हुआ है, जिसका एंडिंग टाइम 1:30 था। तो कोशिश की है कि हमने टाइमली आप लोगों को की प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों की तसल्ली हो। और मेरे ख्याल से जितने भी टेस्ट हुए हैं यूएचएस के थ्रू, ये बायोलॉजी के हिसाब से सबसे इजीएस्ट टेस्ट था, जिसमें बुक्स की लाइंस दी हुई हैं एज इट इज़। 2 से 3 एमसीक्यूज़ हैं जो थोड़ा बहुत सोचने से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी तकरीबन बुक की लाइंस दी हुई हैं और सिलेबस के बाहर से बिल्कुल भी नहीं आया। सिलेबस के अंदर से हर एमसीक्यू उठाया हुआ है। जो आपके सामने पेपर नज़र आ रहा है, ये 4 आईडीज़ थी और पेपर जो आईडी 4th नंबर पे जो डी पेपर था, उसके हवाले से ये सीक्वेंस है जो मैंने टाइप की हुई है, जो आप लोगों को नज़र आ रही है। जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 4 से है, न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू क्रोमेटिन। ऑप्शन जो था वो ये था कि न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन वहाँ जो आपने टिक करना था वो क्रोमेटिन था। और इसमें जो न्यूक्लियस हमारी बुक की लाइन है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है इट इज़ स्ट्रेन्ड विद बेसिक डाइज, क्योंकि ये खुद एसिडिक नेचर का होता है, न्यूक्लिक एसिड इसमें होता है डीएनए, तो ये बेसिक डाइज को स्टेन करता है। और ये डाइज का स्टेन होना जो है वो क्रोमेटिन की प्रेजेंस की वजह से है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद है ऑर्गेनेलीज फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन द ऑयल सीडेड प्लांट्स, और इसमें हमारी बुक के मुताबिक एक ही है जो फैटी एसिड्स या जर्मिनेशन ऑफ सीड के वक्त ज़्यादा रिच होता है जो ऑर्गेनेली, और वो एक जो ऑर्गेनेली था वो ग्लाइऑक्सीसोम था। उसके बाद है पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूसेस। असल में देखा जाए तो हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है, 2 हार्मोन ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो आके स्टोर होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। जो सवाल होता, अच्छा सवाल ये बनता कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीजेस, प्रोड्यूसेस अगर ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसका ऑप्शन जो बनता था वो एडीएच ही था। बाकी जितने भी हार्मोन दिए गए थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। एक हार्मोन था टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा था एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और जो तीसरा ऑप्शन था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन जो हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, और पोस्टीरियर से जो बिलोंग करता है वो एक ही हार्मोन था, वो था वेजोप्रेसिन इसको भी कहते हैं और एडीएच भी इसको कहते हैं। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये चैप्टर 17 से क्वेश्चन पूछा हुआ है और साइड बॉक्स का एक क्वेश्चन है, येलो बॉक्स है, और उसमें सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स की स्पीड दी हुई है जो कि 100 से 120 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एज इट इज़ ऑप्शन अल्फा ऑप्शन इस की के मुताबिक बनता था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बनता। और ये फेडरल की बुक में भी ऐसा दिया हुआ है, इवन 9th क्लास की बुक में भी 10th क्लास की बुक में भी ये स्पीड दी हुई है। मिसल ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, ये भी चैप्टर 17 से सवाल है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से सवाल है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस कंपोजिशन या दिस स्ट्रक्चर इज कलेक्टिवली नोन एज मिसल्स ग्रैन्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नॉन कंडक्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन, रीज़न पूछी हुई थी कि नॉन कंडक्टिंग स्टेज में जब न्यूरॉन होता है वो किस वजह से होता है। एक्चुअली सवाल की स्टेटमेंट थी, ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू। असल में जो न्यूरॉन होता है उसमें जो नॉन कंडक्टिंग स्टेज में ऐसा होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज को मेंटेन किया जाता है और बाहर वाली साइड पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन किया जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज तब मेंटेन होता है जब मैक्सिमम सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएं। सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं जो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसका जो जवाब था वो इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन था, यानी सोडियम आयन का बाहर जाना। नंबर 7 पे जो एमसीक्यू है ये एग्जैक्ट बुक की लाइन है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, और इसका जो जवाब था वो एसिटाइल कोलिन था, जो मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जितने भी थे वो इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें था एंडोर्फिन, डोपामिन, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जिसको गाबा कहते हैं,
तो ये ब्यूटारिक एसिड से डिराइव्ड है, ग्लूटामिक एसिड से डिराइव्ड है। तो ये जितने भी हैं ये CNS के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन CNS से जो बाहर मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है उसको एसिटाइलकोलिन नाम दिया जाता है। और एसिटाइलकोलिन हमने मसल की फंक्शनिंग में भी पढ़ा कि न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आता है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, एक्सोनल एंडिंग के ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर पैकेट्स की सूरत में ये पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होती है। डीपोलराइजेशन इज़ ड्यू टू, ये अब कंडक्शन स्टेट की बात कर रहा है। पहले उसने जो नंबर 6 MCQs में देखें तो उसने नॉन कंडक्टिंग स्टेज की बात की, लेकिन यहाँ डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन की बात की तो पहले था इफ्लुक्स ऑफ सोडियम, अब यहाँ क्या होगा इनफ्लुक्स ऑफ सोडियम। या ऑप्शन ए में इनफ्लुक्स तो नहीं लिखा हुआ था बल्कि लिखा हुआ था इनवर्ट सोडियम आयन मूवमेंट। इनवर्ट सोडियम आयन मूवमेंट की वजह से ये डीपोलराइजेशन होती है न्यूरॉन्स की और वो कंडक्टिंग स्टेज में जाते हैं जब डीपोलराइजेशन होती है। नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए थे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो फंक्शंस कंट्रोल करता है जो हमें हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, और उसमें जो ऑप्शन बनता था बाकी सारे जो थे वो इनवॉलंटरी थे, लेकिन जो एक फंक्शन दिया हुआ था स्केलेटल मसल की मूवमेंट, skeletal muscle की movement, it is not function of autonomic nervous system, it is a function of somatic nervous system। बाकी जो ऑप्शन थे वो था regulate the response of visceral organs, ऐसा नहीं है, वो स्मूथ मसल्स होते हैं और वो इनवॉलंटरी होते हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स के सेक्रेशन भी हम अपनी मर्जी के कंट्रोल में नहीं हैं, स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता था स्केलेटल मसल जो हम हमारी अपनी मर्जी के कंट्रोल में हैं, दे आर वॉलंटरी। और उसने पूछा हुआ था ऐसा बताएं जो इनवॉलंटरी नहीं है, तो हमने वो बताना था, तो वो स्केलेटल मसल ही है जो इनवॉलंटरी नहीं है। टेस्ट रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स हैं, तो इसमें ये चैप्टर 17 से ही सवाल है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में, और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में आपको कीमो रिसेप्टर में ये इसका जवाब नज़र आएगा। एग्जांपल ऑफ कार्डेट्स, कार्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकार्ड हो और वर्टिब्रल कॉलम हो। कुछ जो लोअर कार्डेट्स हैं जैसे सिफेलोकार्डेट है, यूरोकार्डेट है, उनमें नोटोकार्ड परसिस्टेंट होता है, लेकिन जो हायर कार्डेट्स हैं उसमें नोटोकार्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे वो स्पाइडर था जो कि इंसेक्ट है, इन्वर्टिब्रेट है, नहीं आता इसमें, कार्डेट्स में नहीं आता। अर्थवर्म भी एनिलिडा में है, नहीं आता। स्टारफिश देखें तो इकानोडर्मेटा में है। जो ट्रू कार्डेट की एग्जांपल थी वो फिश थी, और फिश का जो नाम लिखा हुआ था वो ट्राउट था, और ट्राउट चैप्टर 10 में से ये दिया हुआ है और डायग्राम भी बनाई, इसकी जो पिक्चर भी लगाई हुई है ट्राउट की, जहाँ ये क्लासेस दी हुई हैं फिशेस की, कॉन्डिक्थियस, ऑस्टिथियस और साइक्लोस्टोमेटा। उन्हीं पेजेस के ऊपर आपको ट्राउट के डायग्राम मिलेगी, तो वो कार्डेट्स के पोर्शन में आते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है, तो उसमें ऑप्शन एक था इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिल्कुल बात ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। फिर कहता है बीटा ऑप्शन में कहता है इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूसेस द रेट, तो ये बात गलत है, यानी पहली बात के अपोजिट उसने बात कर दी कि एंजाइम हम बढ़ाते जाएं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं है। बाकी जो दो ऑप्शन थे वो भी बता देता हूँ। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बात भी ठीक है। हमने वो ढूंढना था जो एंजाइम से रिलेट नहीं करता, तो वो एक ही है कि एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, ऐसा नहीं है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट एन एंजाइम, देखें दो मॉडल दिए गए थे और एक था इंड्यूस्ड फिट मॉडल और एक था लॉक एंड की मॉडल। और इंड्यूस जो लॉक एंड की मॉडल था वो पुराना था, उसको अब इतना नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन फेडरल की बुक कहती है कि जो लॉक एंड की मॉडल है इट इज़ फंक्शनल फॉर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, और जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसका वो कहते हैं दे आर इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर रेगुलेटरी एंजाइम्स। इसमें जो ऑप्शंस थे एक था कैन नॉट मॉडिफाइड एक्टिव साइट, नहीं ये इंड्यूस फिट मॉडल तो नहीं कहता, वो तो कहता है उसमें चेंजेस आती हैं। दूसरा था कैन बाइंड टू सिंगल सबस्ट्रेट, ऐसा नहीं है, बल्कि रेगुलेटरी एंजाइम का ये काम है कि वो टिपिकल होते हैं एक सबस्ट्रेट के साथ।
तीसरा ऑप्शन था कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, ये बात ठीक है, जैसे प्रोटीएजेस होते हैं तो वो प्रोटीन्स को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन चार्ली बनता था डी की के मुताबिक चार्ली ऑप्शन बनता था और उसका जवाब था कैन कैटलाइज द रिलेटेड रिएक्शंस, और इंड्यूस फिट मॉडल का ये आंसर था। रिलेटेड रिएक्शन वाली बात जो थी वो ठीक थी। टर्नर सिंड्रोम देखें तो एक्स नॉट कंडीशन है और इसमें जो एक्स 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 जो है वो मेटा फीमेल है, एक्स वाई वाई जो है जैकब सिंड्रोम है, एक्स एक्स वाई जो है वो लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो एक ही ऑप्शन बनता था जो कि एक्स नॉट कंडीशन थी, जिसको हम फीमेल सिंड्रोम कहते हैं। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस बाई चांस, एग्जैक्ट चैप्टर 24 से इसने डेफिनेशन उठाई है और फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी में से इसने उठाई है और इसका जो ऑप्शन था वो जेनेटिक ड्रिफ्ट था। वेस्टिजियल आर्गन कुछ दिए हुए थे और वेस्टिजियल आर्गन वो होते हैं जो पास्ट में तो फंक्शनल थे लेकिन अब फंक्शनल नहीं हैं। तो उनकी जो एग्जांपल थी वो इस की के मुताबिक जो ऑप्शन बनता था वो एयर मसल एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ऑप्शन बनता था। एयर मसल्स जिसको आरिकुलर मसल्स कहते हैं, एयर मसल्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एयर मसल्स हमारी बुक में नहीं है लेकिन फेडरल की बुक में है, तो एयर मसल्स और अपेंडिक्स का तो हमारी बुक में भी है। वेस्टिजियल आर्गन चैप्टर 24 से ये उठाया हुआ है। इंक्रीजेज वेरिएशन इन अ जीन पूल, इसका जो जवाब था एक ही जीन पूल के अंदर किस वजह से वेरिएशन आ सकती हैं, तो इसका जो पॉसिबल आंसर है वो म्यूटेशन हो सकता है। उसके बाद है नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, कौन सी बात है जो नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं करती, उसके मुतालिक नहीं है। जो पहला ऑप्शन था वो ये था कि इट अफेक्ट्स द वेरिएशन दैट आर हेरिटेबल, ऐसा नहीं है। इट इज सिलेक्टेड बाय ब्रीडर, ये बात कुछ हद तक ठीक है क्योंकि वही सर्वाइव करते हैं जिनको नेचर सेलेक्ट करती है। इट कैन इम्प्रूव द एडाप्टेशन ऑफ स्पीशीज, ये बात भी ठीक है। इट इज़ रीजनल इन नेचर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो भी इन्वायरमेंट हो इसका जो पॉसिबल जवाब बन सकता है वो सी ऑप्शन बन सकता है। इट कैन इम्प्रूव द एडाप्टेशन ऑफ स्पीशीज़, कि जो ही एक ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में जाता है तो वो अपने अंदर ऐसी अडाप्टेशन लाता है जो उसको सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं। तो ये अडाप्टेशन वाली बात नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि जी कौन सा ठीक नहीं है। तो इसमें देखें तो रीजनल इन नेचर देखा जाए तो डेल्टा ऑप्शन है। मैं इसकी जो एग्जैक्ट जो आंसर है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 18 MCQ बन रहा है DID के मुताबिक। उसके बाद है फार्मूला टू कैलकुलेट द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था वो हार्डी-वेनबर्ग लॉ देता है। अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी का देखें तो वो ये है p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1, और उसने सिर्फ ला पूछा हुआ था कि कौन सा ला ये हमें फार्मूला देता है इसकी कैलकुलेशन के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सोचने वाला सवाल था वो ये था फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये सवाल है और इसमें एक सवाल था ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। वो तो सारी डक्ट्स का काम ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उसने मेन फंक्शन पूछा है। तो मेन फंक्शन असल में पहला ऑप्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, दूसरा था कनेक्ट विद यूरेथ्रा, ऐसा नहीं है, वो तो वास्ट डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट होती है। और इसके बाद था प्रोड्यूस सीमन, ऐसा नहीं है, वो तो ग्लैंड्स का काम है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, ऐसा नहीं है। एपिडिडाइमस का काम है टू होल्ड द स्पर्म फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, असल में इसका काम जो होता है टू होल्ड द स्पर्म फॉर मैचुरेशन। स्पर्म मैचुरेशन के 2 स्टेप्स हैं और उन मैचुरेशन का जो एक स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है जिसमें स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये एपिडिडाइमस में होता है। इसको साइटोप्लाज्मिक रिमॉडलिंग कहते हैं कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड्स they are given shape of sperm by the addition of acrosome, head, mitochondrial ring and a special tail which is used for the movement in the female reproductive tract. And this first step of maturation of sperm, which is a part of spermatogenesis,
टू होल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, डेल्टा ऑप्शन बन सकता है इसका, और यही ऑप्शन है। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एट्रीजिया, इसमें जो ऑप्शन थे फॉलिकल रीच मैक्सिमम साइज, ऐसा नहीं है। ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेट, एट्रीजिया का मतलब खत्म होना होता है या डीनेचरेशन की तरफ या डीजेनरेशन की तरफ जाना होता है। तो एट्रीजिया का मतलब या इसका जो ऑप्शन था वो फॉलिकल डीजेनरेशन ही था। असल में हमारी बुक में जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है। जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब एक मंथ में एक फॉलिकल आगे मैच्योर होता है जो कि ग्राफियन फॉलिकल की तरफ जाता है तो बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब है बाकी तो बचते ही नहीं है, डीजनरेट हो जाते हैं। तो अगले मंथ फिर कहाँ से आएगा फॉलिकल? तो डिपेंड करता है असल में हार्मोनल क्वांटिटी पे कि जिसको हार्मोन ज़्यादा मिल गए, जिसने ज़्यादा रिसीव कर लिए, वही फॉलिकल आगे प्रोसीड करता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं जो oogenesis में 2 ब्रेक्स आती हैं, और एक है प्रोफेज 1 और एक है मेटाफेज 2। प्रोफेज 1 के ऊपर तो सारे फॉलिकल होते हैं। अब प्रोफेज 1 को वो ब्रेक करता है जिसको ज़्यादा FSH मिलता है, और जिसको ज़्यादा FSH और LH मिलते हैं वही आगे मैच्योर होता है। बाकी सारों को अभी फिर प्रोफेज 1 में ही रखा जाता है। इसलिए हम उस प्रोसेस को फॉलिकल एट्रीजिया कहते हैं, या उनको एट्रीजिक फॉलिकल्स कहते हैं जो रुके हुए होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस एक ही हार्मोन है, और वो हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करती है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जी। उसके बाद फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। असल में सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम है नर्सिंग सेल्स, इनको तीसरा नाम भी देते हैं सस्टेंटेकुलर सेल्स। तो ये जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर सक्रोज है और फूड भी होती है और वाटर मीडियम भी होता है, और इसका काम होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। तो ऑप्शन जो था वो स्पर्म ही था कि नरिशमेंट किसकी होती है, तो वो स्पर्म की होती है। उसके बाद जो सवाल था वो ये था कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन, बर्थ हार्मोन भी उसको कहते हैं, उसको लव हार्मोन भी कहते हैं, और उसको बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन चाइल्ड बर्थ के दौरान जो मसल कंट्रैक्शन, खास तौर पे यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, दिस हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो सवाल पूछा हुआ था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर से था, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से था, और सवाल ये था कि विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स हैं वो ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट उसी को कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी इसी को कहते हैं। ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने वो ढूंढना था जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो उसमें जो क्लियर कट ऑप्शन था which are tubules which are known as seminiferous tubules, or seminiferous tubules are present in the testes. उसके बाद mesosomes और invaginations of, इनका origin पूछा हुआ था। तो mesosomes are the originally they are the part of cell membrane of the bacteria। तो ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन था, और इसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम भी होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ था कि मीसोजोम कहाँ से बनते हैं या इनका ओरिजिन क्या है, तो वो उसका बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ही ऑप्शन आता था। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, 27 MCQ। 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में। पहला वो फेज़ होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करता है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होती, उसे कहते हैं लैग फेज़। दूसरा फेज़ उसके बाद आता है विच इज़ अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम डिवीजन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, विच इज़ लॉग फेज़। और उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज़, विच इज़ इन विच द डेथ रेट एंड प्रोडक्शन रेट इज़ इक्वल। एंड द सेकंड या लास्ट ये जो फेज़ आता है विच इज़ डिक्लाइन फेज़ और डेथ फेज़, उसमें डेथ रेट ज़्यादा होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनता था मैक्सिमम ग्रोथ का, वो लॉग फेज़ बनता था। करेक्ट अबाउट एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स देखें तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए उन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। तो पूछा हुआ था करेक्ट बात कौन सी है उनकी। देखें स्पोर्स जब भी बनते हैं तो वो बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन थे हैड अ शॉर्ट टर्म डॉर्मेंट पीरियड, बैक्टीरिया तब स्पोर्स बनाते हैं जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो वो ज़्यादा देर के लिए भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। कंटेन्स मॉइस्चर फॉर सर्वाइवल, ये बात भी स्पोर्स के अंदर तो देखें तो ओवरऑल जो स्पोर मॉइस्चर ले रहा होता है या कोई भी कंटेंट ले रहा होता है वो स्पोर बैक्टीरिया से ले रहा होता है। और
इसमें जो ऑप्शन बनता था मेटाबॉलिकली एक्टिव इसमें बनता था, क्योंकि स्पोर्स आगे जर्मिनेट होते हैं तो आगे बैक्टीरिया नए बनते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट बनता था वो मेटाबॉलिकली एक्टिव का ऑप्शन बनता था। उसके बाद क्रोमोसोम्स वर ऑब्जर्व्ड बाय चैप्टर 20 का पहला पेज, और सिर्फ इन्होंने वाल्डर लिखा हुआ था ऑप्शन में, और पूरा नाम उनका है वाल्डर फ्लेमिंग। वाल्डर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया था सैलमेंडर के एम्ब्रियो में, और जब वो डिवाइड हो रहा था जी। उसके बाद है बोन फार्मिंग सेल्स। सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर 16 में 3 किस्म के सेल दिए हुए हैं, बोन फार्मिंग सेल्स, बोन डिसॉल्विंग सेल्स एंड मैच्योर बोन सेल्स। और जो फार्मिंग सेल्स हैं उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, एक है ऑस्टियोक्लास्ट्स, एक है जो कि बोन डिसॉल्विंग है, और मैच्योर बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट वाला ऑप्शन था। नॉट अ पेयर ऑफ अपर लिम्ब, एक बोन दी हुई थी कि सॉरी नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम्ब, यानी आर्म की कौन सी बोन नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए थे इसमें एक था ह्यूमरस विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर्म, अल्ना भी उसी का पार्ट है, रेडियस भी उसी का पार्ट है, लेकिन जो इसका ऑप्शन बनता था वो करेक्ट, जिसको थाई बोन भी कहते हैं, और फीमर बोन इसका ऑप्शन था। मेडुला इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से ये सवाल उठाया हुआ है। सार्कोमियर इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 जी लाइंस। ठीक है, अगर सार्कोमियर का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो तो ये 2 जी लाइंस थी, और यहाँ इनके एक्टिन फिलामेंट, और इनके दरमियान जो थे वो मायोसिन फिलामेंट, और ये जो बैंड बनता था वो आई बैंड, और यहाँ जो बैंड बनता था वो ए बैंड, और ए बैंड के दरमियान वाला से जो रीजन था विच इज़ एच जोन, और एच जोन के दरमियान एक लाइन जाती थी जिसको हमने कहा था एम लाइन। तो उन्होंने 2 जी लाइन के दरमियान का डिस्टेंस पूछा हुआ है विच इज़ अ कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल स्ट्रक्चर विच इज़ सार्कोमेयर, और एंड इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 जी लाइंस। थिक फिलामेंट की कंपोजिशन पूछी हुई है, तो इसमें एक ही प्रोटीन होती है और वो मायोसिन प्रोटीन होती है। उसके बाद MCQ नंबर 35 देखें तो मसल्स और बोन की चैप्टर्स में से ही है, और अकामुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड डिजीज़ में से ये सवाल उठाया हुआ है, और इसका जो ऑप्शन बनता है वो मसल फटीग इसका ऑप्शन था। फीचर ऑफ स्मूथ मसल्स पूछा हुआ था, इसमें जो ऑप्शंस थे वो था विच ऑफ जो क्वेश्चन था विच फीचर इज पोजेस्ड बाय स्मूथ मसल। एक था वॉलंटरी, ऐसा नहीं है, ये तो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ब्रांच्ड, दे आर नॉट ब्रांच्ड। स्ट्राइएटेड, दे आर नॉट स्ट्राइएटेड, क्योंकि हम उन्हें स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्राइएशंस नहीं है। तो एक ऑप्शन बनता था कि स्मूथ मसल्स के जो सेल होते हैं दे आर यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। उसके बाद है स्केलेटल मसल डिसऑर्डर विच इज़ ऑटो इम्यून, और ये आर्थराइटिस की एक टाइप दी हुई थी, और ये रूमेटाइड आर्थराइटिस था जिसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स का प्रॉब्लम होता है, और बॉडी खुद ही अपने एंटीजेंस को मारना शुरू कर देती है, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। एक और भी दी हुई है चैप्टर 17 में, ग्रेव्स डिजीज़ इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। और उसके बाद है पेयर्ड क्रेनियल बोन्स। पेयर्ड क्रेनियल बोन में देखें तो पैराइटल और टेम्पोरल जो हैं दे आर पेयर्ड, और उसके बाद जो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, सफिनाइड है, एथमाइड है, ये सारी की सारी जो हैं ये अनपेयर्ड है। तो उसमें जो ऑप्शन था वो पैराइटल का पूछा हुआ था, तो पैराइटल बनता है, और टेम्पोरल भी होता तो टेम्पोरल भी ठीक था, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा हुआ था वो पैराइटल ही बनता था। सॉरी, सवाल जो उन्होंने पूछा हुआ था वो टेम्पोरल ऑप्शन बनता था, रियली सॉरी। पैराइटल एंड टेम्पोरल दोनों पेयर्ड है, लेकिन जो ऑप्शन पूछा हुआ था वो टेम्पोरल था, बाकी फ्रंटल था, बोमर था, ऑक्सीपिटल था, दे ऑल आर अनपेयर्ड। उसके बाद देखें तो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज़, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। असल में हमारी बुक के मुताबिक देखा जाए तो डिफरेंशिएशन सिर्फ एक जगह यूज़ हुआ है कि स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ है इमीडिएट वो क्या बताता है
कि स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो इमीडिएट स्टेज आती है, डिफरेंशिएट का मतलब चेंज होना होता है, तो इसका जो अच्छा ऑप्शन बनता था वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सवाल पूछा हुआ है, बिल्कुल बुक की लाइन है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो ये जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने दी थी। और एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस चैप्टर 24 से बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए हैं आज। और एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है कि जो स्पायरोकीट थे वो बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर में तब्दील हुए वो उन्होंने आगे फ्लैजेला बनाया, क्योंकि ये स्पाइरल शेप थे और स्प्रिंग लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर रखते थे, इसीलिए फ्लैजेला भी ऐसा ही है। तो ये स्पायरोचीट से या स्पायरोकीट भी इनको कहते हैं, स्पायरोकीट से इनकी एवोल्यूशन हुई। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू, ऑप्शन होते ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन, लेकिन जहाँ जो ऑप्शन थे एक था इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू विटामिन्स, मिनरल्स, कार्टिसोन, ऐसा नहीं है, इन तीनों ऑप्शन ये नहीं बन सकते और एक ही ऑप्शन बन सकता है और वो लिपिड्स है। 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion। चैप्टर 13 से ये सवाल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से सवाल है। टोटल लंग कैपेसिटी देखें, हमारी बुक में जो पीटीबी की बुक है उसमें 5 लीटर दी हुई है, लेकिन 5 लीटर का ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था 5 to 6 लीटर, अल्फा ऑप्शन था इस आईडी का, इस डी पेपर आईडी का 5 to 6 लीटर, तो 5 to 6 लीटर अल्फा ऑप्शन ठीक है। सूडोमोनास रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया से ये सवाल पूछा हुआ है। बैक्टीरिया कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एनएरोबिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रो एरोफिलिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं। तो जो सूडोमोनास पूछा हुआ था, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन, सवाल ये था। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वहाँ होती है जहाँ जिन ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑप्शन वहाँ एक ही बनता था, बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन थे, और वो ऑप्शन जो था वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उधर ऑप्शन था कि प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज द मेन बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक 47 एमसीक्यू है, एक ऑप्शन था इसका मीजोसोम, ऐसा नहीं है, हमने पीछे डिस्कस किया है मीजोसोम को, इट इज इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम भी प्रेजेंट है, 70S का राइबोसोम है, स्टोरेज बॉडीज भी हैं सिस्ट और स्पोर की शक्ल में। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वैक्यूल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन बनता था मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका बनता था। उसके बाद था बैक्टीरियल जीनोम बिकम्स डिप्लॉयड इन, तो सवाल था बैक्टीरियल जीनोम बिकम्स डिप्लॉयड इन। पहले देखें तो बैक्टीरियल जीनोम जो होता है उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्रोमेटिन बॉडी कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखें ये क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियर बॉडी हमेशा डिप्लॉयड होती है, और तब ये हमेशा हैप्लॉइड होती है, 1n होती है, लेकिन तब ये डिप्लॉयड बनती है जब बैक्टीरिया ने डिवाइड होना होता है, और बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं ए माइटोसिस से, या जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं, और बाइनरी फिशन में पहला स्टेप यही है कि न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड्स और ये डबल होता है। तो ऑप्शन जो थे वो था आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स, ऐसा तो नहीं है, गेमीट्स तो हम नहीं पढ़ते बैक्टीरिया में, बिफोर स्पोर फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल मेथड है, बाइनरी फिशन भी एसेक्सुअल है, लेकिन बाइनरी फिशन ने एक बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड करना है और एक जैसे बैक्टीरिया बनाने हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता था वो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन बनता था, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। चैप्टर 6 से ये सवाल है, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। उसके बाद है करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजेला, चैप्टर 6 से ही है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 बैक्टीरिया से है, और इसका जो ऑप्शन बनता था वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी बनता था, करेक्ट ऑप्शन जो बनता था वो बेसल बॉडी इनका ओरिजिन होता है, विच इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद 252 कैप्सुमेयर, चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से ये क्वेश्चन है।
2 वायरसेस की कैप्सोमेयर की तादाद बताई हुई है और पॉलीहेड्रल कैप्सिड विद 252 कैप्सोमेयर जो बताए हुए हैं वो एडिनो वायरस के बताए हुए हैं। तो एडिनो वायरस अल्फा ऑप्शन में था ये, और ये एडिनो वायरस इसका करेक्ट ऑप्शन था। कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस, जी कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस से रिलेटेड जो सवाल था कि कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल वायरस क्या कहलाता है, तो अल्फा ऑप्शन था जिनोम। ऐसा नहीं है, जिनोम खाली कुछ नहीं कर सकता। आरएनए के केस में उसे वायराइड्स कहते हैं, लेकिन वायराइड एज इट इज़ नहीं है। कैप्सोमेयर देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ या रिपीटिंग यूनिट ऑफ कैप्सिड, ऐसा नहीं है। इन्वेलप देखें तो इन्वेलप खुद कुछ नहीं कर सकता। तो एक ऑप्शन था जो इन्फेक्शियस हो सकता है, और वो जो ऑप्शन था वो प्रायोन्स था। प्रायोन्स विच आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मीजल्स बैक्टीरियल डिजीज़ में से ये सवाल पूछा हुआ है, और कॉजेटिव एजेंट जो मीजल का है वो पैरामिक्सो वायरस है। पैरामिक्सो वायरस, these are RNA viruses. Requirement of lysozyme, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना और तोड़ के अपना जो जीनोम है उसको पेनिट्रेट करना। तो जो अच्छा ऑप्शन था वो पेनिट्रेशन था। जो और ऑप्शन थे वो भी बता देता हूँ। जीनोम इंजेक्शन ऐसा नहीं है, और रेप्लिकेशन, उस रेप्लिकेशन में कोई काम नहीं है। एड्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन तो वो अपने जो उसके टेल के साथ, टेल फाइबर्स होते हैं उसके साथ वो कर लेता है। तो जो अच्छा ऑप्शन बनता है वो पेनिट्रेशन है। उसके बाद है कि कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा कॉजेटिव एजेंट है जो इन्फेक्टेड पेशेंट से या इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है और हाइपोडर्मस सिरिंजेस के थ्रू फैलता है। वो एक ही वायरस है और वो HIV वायरस है। और HIV के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता था जो उसमें वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस था, ऐसा नहीं है। माइक्रोबिलाई वायरस, मीजल्स, ऐसा नहीं है। कॉलरा, विब्रियो कैलरी एक बैक्टीरिया था, ऐसा नहीं है। उसके बाद है इन कैल्विन साइकिल CO2 रिएक्ट विद RuBP टू प्रोड्यूस। अब इसमें जो ऑप्शन थे, एक था 3PG फास्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और एक था 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जो कि यही ऑप्शन है। मैं आपको रिएक्शन याद दिलवाता हूँ। एक था 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, ऐसा नहीं है। कैल्विन साइकिल का पहला रिएक्शन याद करें तो उसमें CO2 मिलता है RuBP के साथ, तो हमारी बुक कहती है एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो कि फ़ौरन चेंज हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में। तो उसने फर्स्ट प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो वो पहला अनस्टेबल इंटरमीडिएट ही आएगा। उसके बाद जो सवाल पूछा हुआ है वो क्लोरोफिल के बारे में पूछा हुआ है। तो क्लोरोफिल के बारे में पूछा हुआ है, केमिकल फार्मूला जनरल पूछा हुआ है। क्लोरोफिल A के बारे में भी नहीं पूछा हुआ, क्लोरोफिल B के बारे में नहीं पूछा हुआ, जनरल क्लोरोफिल के बारे में पूछा हुआ है। तो पहले ऑप्शन में उसने फार्मूला दिया C55H70O6N4Mg, केमिकल फार्मूला, ऐसा नहीं है। ये तो क्लोरोफिल B का है। मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पैरोल रिंग, ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप ऑन सेकंड पैरोल रिंग, ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट पैरोल रिंग पे होते हैं। अगर क्लोरोफिल A है तो मिथाइल ग्रुप होता है, और क्लोरोफिल B है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है फर्स्ट पैरोल रिंग पे। एक ऑप्शन था पोरफायरिन रिंग विद सेंटर इन विद नाइट्रोजन इन सेंटर। अच्छा, अब इसमें देखें तो मैग्नीशियम सेंटर में है क्लोरोफिल के पोरफायरिन रिंग में, जो कि एक पूरा रिंग है, 4 पैरोल रिंग मिलकर एक पैरोल रिंग बनाते हैं, उसमें मैग्नीशियम सेंटर में है। लेकिन मैग्नीशियम के साथ जो कनेक्टेड है वो देखें तो नाइट्रोजन है। इस लिहाज से इसको हम देख सकते हैं कि पोरफायरिन रिंग विद नाइट्रोजन इन सेंटर, इस ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन और भी मोर क्लियर बन सकता है, इस हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में। तो इसको अभी पेंडिंग कर रहे हैं। ये जो 56 वाला क्वेश्चन है, प्लास्टोसायनिन इज़ रिड्यूस्ड बाय लाइट रिएक्शन से सवाल है। और लाइट रिएक्शन हमें पता है फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और पहले जाते हैं प्लास्टोसायनिन से। जी, जो पहली इधर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो है प्लास्टोकोइनिन, फिर है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद है प्लास्टोसायनिन।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐड हो रहे हैं उसकी रिडक्शन हो रही है। तो सवाल था PC इज़ रिड्यूस्ड बाय, यानी उसको कौन इलेक्ट्रॉन दे के उसको रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन जो बनता था वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बनता था, और ये ऑप्शन जो था वो पेपर डी का बी ऑप्शन था। एंजाइम NADP रिडक्टेज, फोटो सिस्टम 1 के बाद NADP रिडक्टेज है, और नाम उसका जाहिर नाम से बता रहा है कि ये NADP की क्या करवाता है, रिडक्शन। तो NADP रिडक्शन, NADP पॉजिटिव के अंदर ये हाइड्रोजन ऐड करता है, विच इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड विच इज़ रिडक्शन, और ये बनाता है NADPH, और NADP इज़ द वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। उसके बाद है फोटो सिस्टम 2 रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, फोटो सिस्टम 2 ये है। फोटो सिस्टम 2 हमेशा वाटर की ब्रेकडाउन होती है जिसको फोटोलिसिस कहते हैं या फोटोलाइसिस कहते हैं, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उनसे ये ऑक्युपाइड जो स्पेस पहले बनी हुई होती है, जो कि लाइट के पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुँचे थे, तो उनकी स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए वाटर से इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वाटर इज़ आ सोर्स for the electrons which are going to be fulfill the space of the photosystem 2. General formula of monosaccharide CnH2n clear cut बुक की बात है, तो ये फार्मूला एग्जैक्ट बुक में दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बोन 20%, ऑप्शन ठीक था। ब्रेन में 80% दिया हुआ है। चैप्टर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पहला पैराग्राफ दूसरी लाइन में दिया हुआ है। उसके बाद देखें बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर लिंकेज बनता है, और एस्टर लिंकेज को जर्नल देखें तो ये फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR, तो ये बॉन्ड है बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टू मेक द फैट्स और ऑयल्स और लिपिड्स। Polysaccharides are synthesized by the combination of monosaccharides, and when monosaccharides join together there is a condensation reaction by the removal of water molecule, and glycosidic bond is found between the monosaccharides, and this reaction is known as condensation reaction. Condensation reaction वो होता है जिसमें 2 छोटे मॉलिक्यूल मिले और बड़ा एक मॉलिक्यूल बनाएं, और बीच में किसी छोटे मॉलिक्यूल की रिमूवल भी हो, जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन की ये एग्जांपल है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, याद रखें जो भी प्रोटीन ब्रेकडाउन होती हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में होती हैं, और एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडियम, एंड ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग इन एन एक्वस मीडियम इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस इसका ऑप्शन था, और हाइड्रोलिसिस जो इस पेपर के मुताबिक जो ऑप्शन बनता था वो बीटा ऑप्शन बनता था। उसके बाद है हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फास्फोलिपिड बुक, ये जो सवाल है चैप्टर 2 से ही है, और फास्फोलिपिड को जब भी हम ड्रा करते हैं उसको ऐसे इस स्ट्रक्चर में ड्रा करते हैं, और ये जो हेड वाला पोर्शन है इट कंटेन्स मोर फास्फेट ग्रुप्स, ये फास्फेट ग्रुप ज़्यादा रखता है, और यहाँ फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है। इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन होता है विच इज़ ड्यू टू अनसैचुरेशन, दिस इज़ नोन एज किंक, which is responsible for fluidity or flexibility of the phospholipid in the cell membrane, which is useful for the transport of molecules through the cell membrane. तो ये चीज़ें हैं, और यही की है। 2 MCQ की कन्फ्यूजन है जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बता देनी है इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होने के फ़ौरन बाद ही। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोर देन वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आप हर वक्त सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर टाइमली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।